वेटिंग में है कुछ। सो हेलो गाइस, डाउट नॉट लाइव पे आपका स्वागत है। हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर क्लास। तो इस मास्टर क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या सीखेंगे भाई? आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। भाई वैद्युत क्षेत्र से आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, जिस तरह के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में हो या फिर थोड़ा सा उसको जेई मेन की तरफ भी थोड़ा सा मैं इसको पुश करूंगा इस लेवल को। तो मैं जेई मेन की तरफ जाऊंगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करूंगा? बहुत बेसिक से, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे जेई मेन तक की। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरह से विद्युत क्षेत्र पर प्रॉब्लम बनती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से एग्जाम में देखने को मिलता है, इसके क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मास्टर क्लास है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, 1 घंटे की क्लास है ये। फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं भाई। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, फिर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र तीनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सब सेम है। देखो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र क्या। अगर इसके बारे में, इन सब लेक्चर के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इनके ऊपर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर एक अलग लेक्चर बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर एक अलग लेक्चर बना हुआ है, इनके प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। और विद्युत फ्लक्स पे एक अलग लेक्चर बना है, जिसमें गॉस का लॉ भी बताया गया है, बंद पृष्ठ के लिए और खुले पृष्ठ के लिए भी वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी एरिया से, मतलब किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं। विद्युत फ्लक्स दो तरह से निकालते हैं, तो खुले पृष्ठ के लिए, एक बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ के लिए मतलब गाउस का नियम लगाते हैं या गॉस लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं यहां पर। सर एक्चुअली इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी क्लास है, हिंदी में मास्टर क्लास है, तो इसलिए मैं यहां पर हिंदी बोलूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये समझ में आए, उनके लिए भी यूजफुल हो। ठीक है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े भैया? हमने पढ़ा है सबसे पहले आवेश, क्योंकि स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि भाई जो आवेश होता है, जो आवेश है, ये क्यू अगर आवेश है, प्लस क्यू अगर आवेश की बात करें, तो ये प्लस क्यू आवेश जो है ये क्या है? स्थिर है। क्या है? ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। और जब चल नहीं रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं वैद्युत स्थैतिकी। जब ये आवेश रुका हुआ है, ये आवेश क्यू जो रखा हुआ है, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये क्षेत्र दिखता नहीं कितना दूर तक है, कहां तक है। ये क्षेत्र का मतलब क्या है? ये आवेश का इन्फ्लुएंस कहां तक है भैया? इस क्षेत्र में, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो जाता है जहां पर कोई दूसरे आवेश को, अगर छोटा आवेश हम क्यू नॉट, जिसको परीक्षण आवेश या फिर एकांक आवेश बोलते हैं, एकांक आवेश टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज इसको मतलब टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं, इसका खुद का अपना क्षेत्र नहीं होता, ऐसा मान के चलते हैं। तो जब इसको लेके आते हैं, ऐसे ले आ रहे होते हैं, तो यहां तक इसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का बल का अनुभव नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का क्षेत्र का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये इस बिंदु पर आता है ये आवेश, इसको पता चल जाता है कि भैया यहां पर कुछ ऐसा है आगे की तरफ कि हमें यहां पर बल लगा रहा है। हमें अगर ये प्लस, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा? प्लस प्लस दोनों हो गए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इसको लगेगा कि भाई हमें क्या कर रहा है, हम अगर इधर जाना चाहते हैं, ये आवेश इधर जाना चाहता है, लेकिन इस आवेश के क्षेत्र की वजह से ये क्या करेगा? इसको नीचे फेंकेगा, मतलब दूर ढकेलेगा। दूर ढकेल रहा है, इसका मतलब किसको पता चल गया कि क्या है यहां पर एक चीज ऐसा है, कोई इसका मतलब बाप बैठा है यहां पर, एक इतना बड़ा यहां पर आवेश है कि जो इसको इसके पास नहीं जाने दे रहा है, मतलब कि इस पर बल लगा रहा है। तो जहां पर इस पर बल लगना चालू हुआ, उस बल, उस क्षेत्र को, उसके दूरी से लेके, यहां से अगर दूरी ले लें, ये आर अगर दूरी है, तो इस आर दूरी में ये पूरे में, ये पूरा एक वृत्त बना दो, एक वृत्त जैसा खींच दो। और यहां पर वृत्त क्या है? एक गोला खींचना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ अगर आवेश यहां है तो इस दिशा में भी जा रहा है, इस दिशा में भी, इस दिशा में, नीचे भी, ऊपर भी, बगल में भी, मतलब चारों तरफ। तो एक स्फेयर बनेगा, एक गोला बनेगा, एक गोले में, गोले की तरह एक क्षेत्र बनेगा इसका, इस आवेश का। और इस गोले का जो आवेश का क्षेत्र बन रहा है, इसमें इसको बल का अनुभव हो रहा है। इतना पता चल गया। तो विद्युत क्षेत्र तो भाई यही हो गई, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ई बोल देते हैं इसका विद्युत क्षेत्र। ई कहां तक फैला हुआ है? इतना फैला हुआ है। लेकिन अब कितना बल लग रहा है, अब कितना बल लग रहा है कौन बताएगा? गाउस का नियम बताता है। क्या बताता है भैया? गाउस का नियम बोलता है F बराबर क्या होता है? K, और हो जाता है Q1 Q2
और बटा हो जाता है दूरी का वर्ग, मतलब हो जाता है r का वर्ग। जो भी दूरी होगी दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के परिमाण जो होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुत सारे लोग हेलो हेलो बोल रहे हैं, सबको हेलो बोल रहा हूं मैं भी, और यहां से जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि और लोग ज्वाइन कर सके, तो मजा आए और क्लास में। ठीक है, बढ़िया से मस्त स्मूथली क्लास चलती है। बहुत आसानी तरीके से मैं बताने वाला हूं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम हो या फिर आपके जेईई मेन के एग्जाम में किस तरह के टॉपिक से जेईई मेन का क्वेश्चन बनाया जाता है, वो मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मिला करके। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया इस तरह से। कैसे बल निकालेंगे? बल निकाल लिया भैया, इस पर जितना बल लग रहा है। अब बल निकाल लिया तो हम जानते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र अगर बताना है इस बिंदु पर कितना है, अगर ये पी बिंदु मान लें, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से निरूपित करते हैं। अगर वो बताना है तो क्या बताएंगे हम बताएंगे भैया, हम जानते हैं कि एफ और ई का आपस में संबंध क्या होता है, ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू के। या जो क्यू नॉट ले जा रहे हैं, छोटा आवेश ले जा रहे हैं परीक्षण, तो क्यू नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर सदिश रूप में लिखना है तो इस पर भाई ये लगा दो, सदिश रूप बन गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि ई के साथ एफ कैसे संबंधित है, इस तरह संबंधित है, ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब ये सूत्र जो हमें पता है इससे हम यहां से निकाल सकते हैं भैया इस पर बल कितना लग रहा है, और बल जितना लग रहा है क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। और किसी भी बिंदु आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र दिया जाता है, अब देखो ये सूत्र है, ये एफ का मान यहां पर रख दो, एफ का मान जैसे ही रखेंगे यहां से क्यू नॉट, अगर ये क्यू नॉट है, मान लो दो आवेश लिया है ना हमने, तो पहला क्या है, बड़ा वाला आवेश, बड़ा वाला आवेश है क्यू और छोटा वाला आवेश है क्यू नॉट। तो ये हो गया, दूरी कितनी है आर, तो आर का वर्ग। अब यहां पर अगर लिखना हो ई बराबर लिखना है तो एफ बटा कितना है, क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास के क्यू बटा आर का वर्ग। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सदिश लिखना है तो यहां सदिश बना दो, यहां पर बना दो आर कैप, ये हो गया सदिश रूप। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इतना पता चल गया। इन सबको यूज करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस सबको यूज करके क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र चल लिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो रेखाएं क्या है, पहले ये समझ लेते हैं रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें फ्लक्स समझना है, विद्युत क्षेत्र समझना है सही तरीके से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। ये हो गया आपका गोला। ठीक है, अब इस गोले में मैं बोल रहा हूं कि ये क्षेत्र है, जहां तक ये गोला बना हुआ है इसमें इसका क्षेत्र है, यहां पर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरा आवेश आएगा तो बल का अनुभव करेगा, वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण, वो उसके आवेश के प्रकृति पे निर्भर करता है। आवेश भाई धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण, ऋणात्मक होगा तो आकर्षण का। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब ये जो क्षेत्र बना हुआ है, क्षेत्र किससे मिलके बना हुआ है भाई, उस पर बल लगा रहा है तो बल क्षेत्र थोड़ी लगा रहा है, कौन लगा रहा है बल, इस आवेश पर। जो छोटा सा आवेश हम क्यू नॉट लेके जा रहे हैं, यहां पर लेके जा रहे हैं, इसके अंदर मान लो यहां पर लेके आ गए, ये पी बिंदु है, इसके अंदर लेके चले आए। अब यहां पर अगर आवेश को लाके रख देते हैं, इस आवेश को लाके हमने यहां पर रख दिया, तो इस पे बल का अनुभव हो रहा है। इस पर बल का अनुभव कौन करवा रहा है, इसको किस वजह से बल लग रहा है भाई, बल लग रहा है क्योंकि आवेश तो वहां है, इसको तो टच नहीं कर रहे हैं। इसके बीच की दूरी अगर देखें तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लो इनके बीच की दूरी आर है, तो इनके बीच की दूरी आर है और इनके पर बल लग रहा है भाई। तो बल लगा कौन रहा है, क्वेश्चन तो ये है। तो बल कौन लगा रहा है, बल लगाएगा भैया इसके जो ये बल रेखाएं होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों कहते हैं बल रेखा, क्योंकि यही रेखाएं बल लगाती हैं। हमने बताया था जो धनात्मक आवेश होते हैं उनके लिए बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ, हर दिशा में बाहर की तरफ निकल रही होती है। और ये जहां तक बल रेखाएं फैली होती हैं, जितनी दूरी तक, उतनी ही दूरी को इसका क्षेत्र बोलते हैं। जहां तक ये बल रेखाएं फैली हैं, यहां तक फैली हैं, ये इस बॉर्डर तक फैली हुई हैं, तो यहां तक फैली है तो इसका क्षेत्र जो होगा यहीं तक होगा जहां तक ये बल रेखाएं फैली हुई हैं। ठीक है, अब बल रेखाओं की दिशा धनात्मक के लिए बाहर की तरफ, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसके लिए अंदर की तरफ। इसके लिए हर दिशा से सेम होगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी सिर्फ, और बल रेखाएं अंदर की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, इतना बता दिया था मैंने, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया बल रेखाएं। अब बल रेखा की बात तो हो गई, इस पे बल कौन लगा रहा है भैया, बल रेखा लगा रहा है। बल रेखा पता कैसे चला, पता करने के लिए क्या किया, इस आवेश को उठा के इसके केंद्र पर रख दिए, यहां पर आवेश रखा या यहां पर कहीं बीच पर छोड़ दो। जब छोड़ देंगे आवेश को
तो ये आवेश को देखा गया, जैसे ही इस आवेश को उठा के मान लो यहां पे रखे, तो यहां पर जो ये बल रेखा है इसमें देखा गया कि ये धनात्मक अगर आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये वाला आवेश जब इसमें छोड़ा गया, इसके बीच में इसके क्षेत्र में जब छोड़ा गया, तो ये आवेश सीधी एक सीधी रेखा में गति करते हुए बाहर निकल आता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और सीधी रेखा में चलता है, क्षेत्र से बाहर निकलते समय सीधा चलता है। ऐसा नहीं चलता कि ऐसे 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 गति करते हुए निकल रहा है ना, एकदम सीधे निकलेगा, एकदम सीधा। अगर कहीं भी छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे तो एकदम सीधा बाहर की तरफ, इधर छोड़ेंगे तो एकदम सीधा इधर बाहर की तरफ, तो एकदम सीधा चल रहा है। इसका मतलब कि बल रेखाएं एकदम खींची हुई सीधी रेखा में होती हैं और इसीलिए इनको बल रेखा बोलते हैं। बल रेखा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एकदम सीधा निकलती हैं, रेखा की तरह निकलती हैं, इसलिए बल रेखा हो गया। समझ में आई इतनी बात? अच्छा है, सही है। अब बल रेखा हो गया, लेकिन यहां पर आपसे एक चीज नहीं पूछ रहा है अभी। क्या नहीं पूछ रहा है, या मैं नहीं पूछा आपसे एक चीज, क्या नहीं पूछा कि भाई कितनी बल रेखा। अभी तक बल रेखा तो मैंने बता दिया, लेकिन कितनी, जब आपका क्वेश्चन होता है कि भाई बल रेखा तो आप बता रहे हो, लेकिन कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं या कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, जब ये बताना है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, उसको क्या बोलते हैं? बल रेखाओं को जब गिनना है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं? बल रेखाओं को गिन रहे हैं, अभी तक गिन नहीं रहे थे। अभी हम बता रहे थे कि भाई बल रेखा बल लगा रही है, कितना बल लगा रही है वो भी निकाल लिए, लेकिन कितनी बल रेखाएं हैं, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं भैया, ये नहीं बताया। तो ये कैसे बताएंगे? ये बताता है कौन? विद्युत फ्लक्स। ये जो विद्युत फ्लक्स लिखा है यहां पर, विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो भी बोलते हैं, जिसको हम फाई से निरूपित करते हैं। किससे? फाई से। तो ये जो फाई है या फ्लक्स जो है, इसको अगर गिनना है, ये मतलब क्या होते हैं? ये कुल मिला के विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाओं का गिनती होती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, फ्लक्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्लक्स ही होता है। तो अब इसको गिनेंगे हम, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाएं जो हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, इनको हम गिनना चाहते हैं, और जब गिनते हैं तो वो कहलाता है फ्लक्स। कैसे गिनते हैं? मान लो कि यहां पर कोई आवेश है और एक समान, इसके वजह से एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से फैला हुआ है। यह क्षेत्र है, यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। यहां पर कोई चीज लेके चले आओ, मान लो कि एक गोला लेके चले आते हैं, या गोला मान लो, छोड़ दो, गोला हटा दो, थोड़ा सा और सिंपल लेके आते हैं। मान लेते हैं कि एक इस तरह से डिस्क रख देते हैं, एक इस तरह का क्षेत्र रख देते हैं बीच में। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया? ए है। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं? आगे की तरफ बढ़ रही हैं। किस दिशा में जा रही हैं? मान लेते हैं कि ये सदिश रेखाएं, ये भी सदिश है। तो यहां पर देखो कहां से जा रही है? मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही हैं भैया। लेफ्ट से राइट की तरफ जब जा रही हैं, इसका मतलब कि ये जाएंगी तो ये अगर इसके बीच में रख गया तो इससे भी गुजरेंगी, तो इससे भाई गुजर के निकलेंगी कुछ, और ये बाहर निकल रही है, ये अंदर इधर निकल रही है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो ए क्षेत्र है, इस ए क्षेत्र से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं भाई। गिनने के लिए हमने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जिसका पहले से क्षेत्रफल हमको पता है। अब इस क्षेत्रफल में रख दिया भैया इसको, यहां पर जहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, जहां पर रख दिया, और उसके बाद रखने के बाद हम इस पार खड़े हो गए, इस तरफ ऐसे रख दिया पेपर या कुछ भी चीज रख दिया, और इस तरफ खड़े होकर देख रहे हैं कि कितने निकल के आ रही है बताओ। तो हमने गिन लिया भैया कि इतने क्षेत्र में इतनी निकल रही है, तो पूरे में कितने निकल रही होंगी हम निकाल लेते हैं, आसानी से निकालेंगे, ठीक है। तो यह क्षेत्रफल ए से अगर निकलने वाले फ्लक्स जो है, अगर फाई है पूरा यहां पर निकलने वाला, अगर कुल इससे संबद्ध क्षेत्र फ्लक्स बोलते हैं, फाई निकल रहा है, फाई फ्लक्स निकल रहा है, तो फाई बराबर हम लिखते हैं, फाई बराबर क्या होता है? क्या निकल रहा है? ई निकल रही है। तो भैया ई, और क्या है? ई सदिश है। यहां पर ए जो ले रहे हैं, अब देखो एरिया रखा है ना, तो ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा है पेपर, ये ऐसे चिपका हुआ नहीं है, ऐसे रखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे आ रही हैं। तो ये जो पेपर का ये जो पेज है, इसका जो फेस है, इसका जो मुंह है पेपर का, बाहर की तरफ है, तो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मतलब क्षेत्र सदिश की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र सदिश जो है वो भी बाहर की तरफ ही है, तो क्षेत्र सदिश को ए और सदिश से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ए सदिश है, पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ए सदिश, छोटे के लिए निकालते हो डी ए लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये बन गया आपका फ्लक्स का सूत्र। यही यूज करूंगा मैं अभी आगे सवाल जब हल करूंगा। तो फाई बराबर यहां से इसको हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो क्या जाएगा? ई ए, और ये हो जाएगा इनके बीच का कोण कॉस थीटा। इनके बीच का कोण मतलब ई और ए के बीच में कोण कितना बन रहा है। अभी तो मान लिया ऐसे था, मान ले कि ऐसे ही था, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, मान लो कि इस तरह रखा गया है प्लेट, ये। अब इसका देखो, ये जो क्षेत्र मैंने बना दिया, इसका क्षेत्र का क्षेत्र सदिश इधर हो गया ए, और विद्युत बल रेखाएं अभी भी इधर जा रही हैं, ये है ई।
तो दोनों के बीच में देखो कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है ये है थीटा, तो यही थीटा हमने लिख दिया कॉस थीटा। कोण अगर जीरो है तो अच्छी बात है, एक दूसरे के अगर इस तरह रखेंगे, लेकिन अगर लंबवत हो गया, लेकिन अगर थीटा बराबर लंबवत मतलब 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स जो होगा कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जीरो। यहां पर देखो cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है जीरो, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब फ्लक्स जीरो। तो मिनिमम फ्लक्स कब निकलेगा, जब क्षेत्र जो है, क्षेत्र सदिश और विद्युत बल रेखाओं की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब एक दूसरे के समांतर है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर ई ए, मैक्सिमम हो जाएगा। पता चल गया इतना, ये मैक्स कब होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक है। अब हमने इन तीनों चीजों को समझ लिया है भैया, इसका यूज करने का टाइम आ गया है। यूज करने से पहले गॉस लॉ को बता देते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने एक प्लेट रख दी थी, एक प्लेट रख दी थी जिसका क्षेत्रफल ए था, हमने निकाल लिया कि फ्लक्स कितना निकल रहा है, इससे पास कितना हो रहा है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो ई आ रहा है, ये आ रहा है, ये किस आवेश से निकल रहा है, ये तो हम बात कही ही नहीं यहाँ पर, ये तो हमने बताया ही नहीं कि जो ई है वो कहां से आ रहा है, किस आवेश से निकल रहा है। अब इसके लिए भाई ये गाउस जी आ गए। गाउस जी क्या कहते हैं कि भैया ये तो ठीक है जो तुमने बता दिया, मान लिए, लेकिन यहां पर एक चीज और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जो फाई है फ्लक्स, ये अगर लिखें तो उन्होंने बताया कि भाई क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ये होती है बराबर। ये दूसरा हो गया फ्लक्स का सूत्र। अब ये जो फ्लक्स का सूत्र है, ये क्यू जो है, क्यू इनक्लोज्ड लिखा जाता है इनको। क्यू इनक्लोज्ड क्यों लिखा है, ई एन सी यहां पर लिखा है, इनक्लोज्ड मतलब ई एन सी, इनक्लोज्ड मतलब संबद्ध, संबद्ध मतलब घिरा हुआ, परिबद्ध, चारों तरफ से घिरा हुआ आवेश। मतलब कि ये वाला जो फ्लक्स हम निकाल रहे थे, ये खुले क्षेत्रफल के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन गाउस का जो नियम है, ये नियम क्या है, किसका है, ये गाउस का नियम है। किसका है, गाउस का नियम। तो ये जो गाउस का नियम है सदैव बंद पृष्ठ के लिए काम करता है, बंद पृष्ठ, खुले पृष्ठ के लिए नहीं लग सकता, सदैव और सदैव बंद पृष्ठ के लिए ही ये काम कर सकता है या लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ के लिए कैसे, मान लो कि अब आवेश जो है इस तरह से, एक गोला है, गोले के अंदर एक आवेश इस तरह से यहां रखा है क्यू। तो अब क्यू आवेश रखा है, मान लेते हैं धनात्मक है, धनात्मक है तो क्या होगा, धनात्मक की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकलेंगी, हर दिशा में निकलने दो, हर दिशा में निकलेंगी। अब बाहर की तरफ निकल रही, तो अब ये कहेगा, गाउस लॉ कहता है कि भैया जब बंद है आवेश, तो जितने भी फ्लक्स निकल रहे हैं इस गोले से, इस गोले से निकलने वाले जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो होगा इतने के बराबर, जितना आवेश रखा है और बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश चाहे बीच में रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, कहीं भी रखा हो, और कितने भी आवेश हो, जितने आवेश होंगे सबको जोड़ देंगे। तो यहां पर लगा देते हैं सिग्मा। जब हम सभी आवेशों को जोड़ते हैं, बहुत सारे आवेश हैं किसी बंद पृष्ठ के अंदर, बहुत सारे आवेश हैं या अनगिनत आवेश हैं, तो सबको जोड़ देते हैं, लगा देते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब सबका जोड़, सम होता है ना, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन का चिन्ह लगा देते हैं और जोड़ देते हैं सबको, बटे कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब करते हैं, जब ये आवेश जो है और ये गोला जो हम मान के चल रहे हैं, ये कहां रखा है, वायु में रखा है या निर्वात में रखा है, ठीक है, मतलब वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा हुआ है। लेकिन अगर अभी इसी सिस्टम को, ये जो सिस्टम है जहां पर आवेश रखा गया है, इसको हम ले जाके पानी के अंदर डुबो दो, पानी मतलब H2O में डाल दो, पानी के अंदर इसको डाल दिए। अब पानी के अंदर जब रख देंगे तो क्या होगा भैया, जो माध्यम का विद्युतशीलता है वो बदल जाएगी, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट बदल के हो जाएगा एप्सिलॉन। किसके लिए, वाटर के लिए है ना, तो वाटर का कितना भी होगा, जितना भी होगा, एप्सिलॉन का मान ये रखेंगे, ठीक है, पता चल गया। इसी तरह तेल में डुबो दो, मिट्टी के तेल में डुबो दो, जहां भी रखेंगे उसका मान ये बदलता रहेगा, लेकिन आवेश का मान बदलना नहीं चाहिए। आवेश जो भी है उसको जोड़ देंगे, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम माध्यम परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आज की क्लास की बेसिक्स। बेसिक्स मतलब यही चीजें यूज करने वाले हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र किसके किसके वजह से निकलता है, कहां कहां होता है, कौन कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ये करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जो आज का महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम समझने वाले हैं। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण Q के सजातीय बिंदु आवेश स्थित हैं। अब Q अगर यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं बता रहा है, तो हम भाई जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स मान लेते हैं धनात्मक है,
क्यू को हम मान लेंगे प्लस क्यू है, ये क्या मानेंगे प्लस क्यू। आप माइनस क्यू मानना चाहते हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, एक हो गया बस, और कुछ नहीं होगा चेंज। ठीक है, सारी चीजें सही होगी, बस माइनस क्यू आ जाएगा यहां पर। अगर आप चाहो तो उसको माइनस क्यू लिख सकते हैं। अब बोल रहा है त्रिभुज के केंद्रक, किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु, उसके बोल रहा है केंद्रक पर मतलब सेंट्रॉइड पर एक आवेश छोटा सा रखा है क्यू। ठीक है, वो बड़े आवेश है क्यू, ये छोटा आवेश रखा है। अब इस आवेश क्यू पर कितना विद्युत बल लग रहा है इन आवेशों की वजह से, ये हमें निकालना है। तो ये जो प्रश्न है, और भुजा की लंबाई दे रखा है ए, छोटा है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, जो कि 3 से 4 नंबर के अलग अलग हिंदी जो बोर्ड होते हैं, जैसे एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड है, इसी तरह फिर इसके साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है। तो जितने भी बोर्ड हैं, हरियाणा बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड हो, हिंदी के जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए ये लागू होता है। ठीक है, तो कहीं 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है किसी बोर्ड में, किसी में 2 नंबर का। इसके साथ साथ कुछ और निकालने को बोल देगा कि इस पे बताओ बल कितना लग रहा है, तो बल निकालने के, विद्युत बल निकालने की बात कर रहा है। विद्युत क्षेत्र बताने की बात जब करेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकालने की बात 2 कर देगा, 2 क्वेश्चन बना देगा और बोल देगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखते हैं इसको हल करते भैया कैसे करेंगे। तो बोल रहा है क्या है यहां पर, ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज बनाओ फट से पहले। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ये ए है, ये बी हो गया और ये सी मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। अब बोल रहा है ये, अब बोल रहा है कि सभी शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश रख दो। यहां पर क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है, इसको हम मान रखे हैं प्लस। ये भी प्लस क्यू आवेश है, यहां भी क्या रखा है प्लस क्यू आवेश, यहां भी क्या रखने की बात कर रहा है प्लस क्यू आवेश। तो भैया रख दिए। और सबका भुजा की लंबाई बोल रहा है कितनी है, ए है, ये भी लंबाई ए है, ये भी लंबाई ए, ये भी लंबाई, क्योंकि समबाहु है तो सभी की लंबाई ए होगी। ठीक है, भुजा की लंबाई हो गई। अब बोल रहा है कि केंद्र पर, केंद्र कैसे निकालते हैं भाई, त्रिभुज का केंद्र निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का यहां से शीर्ष लंब डाल देते हैं, जितना भी कोण है। कितना कोण होता है समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री का। एक कोण देखो तो एक कोण कितना होता है, ये होता है 60 अंश का। पता ही होगा आपको, 60 अंश के तीनों कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 हो गया, 60 60 60 छत्री का 18 180 डिग्री। तो भाई बीच से निकाल दो लाइन, बीच से निकाल दो लाइन, इस तरह से यहां पर डाल दो लंब। इसी तरह से इस पर भी बीच से लाइन निकाल दो, इस पर डाल दो लंब, और यहां से भी बीच से निकाल दो लाइन, इस पर डाल दो लंब। तीनों जहां काट रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं कि ओ बिंदु, और ओ बिंदु पे रखा है क्यू आवेश, ओ बिंदु पे रखा है क्यू आवेश, छोटा क्यू आवेश ये रखा है यहां पर। अब इसको भी हम मान लेंगे कि भाई ये धनात्मक है, इसको भी हमने क्या माना, धनात्मक है। धनात्मक मान रहे हैं, एक ही तरह से मान लो, चाहे ऋणात्मक धनात्मक मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया। क्योंकि यहां पर अगर ऋणात्मक लिखना होता उसको तो वो ऋण चिन्ह लगा के देता, लेकिन नहीं लिख रहा है तो हम धनात्मक ही मानते हैं, बाय डिफॉल्ट धनात्मक ही होता है। ठीक है, हो गया। अब देखो प्लस क्यू आवेश की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, 3 आवेशों की वजह से बल लगेगा। पहले आवेश की वजह से देखते हैं, ए आवेश की वजह से इस पर जो बल लगेगा, बल की दिशा बताओ। इसके वजह से बल रेखाएं किधर होंगी, इस दिशा में चलेंगी, क्योंकि धनात्मक आवेश है, सभी दिशा में बल रेखाएं निकल रही होंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक धन आवेश है तो इससे बाहर की तरफ, हर जगह धन आवेश है तो बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इधर निकलने वाली, इस आवेश की तरफ आने वाली को ही देखना है, सभी का मतलब नहीं है, चाहे जितने निकल रहे हैं उससे मतलब नहीं है कि जो कि बल लगा रही, जो रेखा बल लगा रही है वो यही वाली होगी, ये वाली, ये जो नीचे आ रही है। तो ये नीचे इस पर बल लगा रही है, किस दिशा में, ऐसे आएंगे तो बल लगा रही है ये इस दिशा में। ठीक है, इसको मान लिया हमने बल ए की वजह से, इसको मान लिया F1 बल। भाई F1 बल लगा दिया, ये वाला पहला वाला आवेश। बी पे जो रखा है वो बल लगाएगा इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, ये लगाएगा आपका F2 मान लिया हमने, ये हो गया F2। तीसरा देखो, अब तीसरा जो है ये सी यहां रखा है तो इधर लगाएगा बल, और ये लगाएगा इस दिशा में, ये हो गया F3। ठीक है, तो 3 बल लग रहे हैं। अब तीनों को, इसको यहां बना लेता हूं, इसी चित्र को मैं यहां बनाऊंगा, इसी चित्र को बनाऊंगा तो देखो कैसे हैं। ये आवेश रखा है Q छोटा वाला, ठीक है, एक बल इधर है जो कि ये F2 है, नीचे की तरफ एक है बल जो कि F1 है, और इस तरफ एक बल है जो कि क्या है, ये F3 है। अब ये बल लग रहे हैं तीनों के बीच में, देखो तीनों के बीच में इस तरह बल लग रहे हैं इस आवेश पर, ये भी धनात्मक आवेश है। अब इससे हमसे मतलब ही नहीं कोने से, ये इससे मतलब है, ये वाला आपको आरेख बनाना आना चाहिए। ये बन गया, आपका आंसर लग गया। ठीक है भाई, मास्टर क्लास मतलब क्या होता है, मास्टर क्लास मतलब होता है कि एक ही
टॉपिक को पकड़ के आपको उसमें महारत हासिल करवा देना कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने तरह के आते हैं, सारे आपको पता चल जाए कि इस क्लास में मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। जब आपको निकालना है तो यहां बैठ जाओ, यहां इसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर बैठ जाओ और देखो कहां बल लगेगा भाई, इधर लगेगा, निकाल दिया। यहां बैठ जाओ, जिसके वजह से निकालना है उसी पर अपने आप को मान लो कि हम यहीं पर बैठे हैं और इसकी वजह से इसको देखो आवेश को, जिस दिशा में देख रहे हो उसी दिशा में बल लगेगा। यहां पर बैठ के देखेंगे तो इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है, तो ऐसे ही लगेगा। तो ये हो गया बल। अब देखो इन दोनों का परिणामी बल निकालो। अब आ गया वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे सदिश विधि से। जिसको वेक्टर पढ़ रखा है, जो भी वेक्टर पढ़ रखे हैं कक्षा 11वीं में, कक्षा 12वीं में जो आप लोग पढ़े हैं, तो वेक्टर पढ़ चुके हैं। वेक्टर मतलब सदिश गणित, सदिश गणित आपने पढ़ रखा है। इन दोनों का परिणामी देखो, इनसे बीच से ही तो जाएगा अगर ये दोनों बल बराबर है, क्योंकि सभी आवेश आपस में बराबर है। तो ये F1 F2 F3, मतलब इसका मतलब जब सभी आवेश बराबर हैं तो F1 बराबर है F2 के और F2 बराबर है F3 के। ये तो हमें पता चल गया। तो भाई ये जब जो ये आपस में बराबर है तो इनका जो परिणामी होगा इनके बीच से ही जाएगा। इनके बीच से मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। इसको मान लेते हैं F डैश। अब ये F डैश जो बल लग रहा है ये ऊपर की तरफ, F1 लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये दोनों बल हट गए, इन दोनों का परिणामी हमने निकाल लिया ऊपर की तरफ। अब क्या बचा, ऊपर की तरफ एक बल बचा F डैश, नीचे बचा F1। अब क्योंकि F1 F2 F3 बराबर थे तो F डैश भी बराबर होगा। F डैश बराबर हो गया किसके, यहां पर F डैश बराबर हो जाएगा किसके, F1 के। तो F डैश बराबर हो गया F1 के और विपरीत हो गया, मतलब F डैश बराबर है परिमाण में लेकिन दिशा में विपरीत है, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि आपस में बराबर है, तो कितना आ गया, 0। तो इस आवेश पर जो बल लग रहा है इन तीनों आवेशों की वजह से वो कितना लग रहा है, F बराबर लग रहा है 0। F ऑन Q बराबर 0। जो बल लग रहा है Q आवेश पर वो 0 लग रहा है। समझ में आई इतनी बात? अच्छी बात है। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और समझ में आएगी। मजेदार चीजें करेंगे, मजेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर किस बुक से पढ़ाते हैं भाई, बुक का कोई मतलब नहीं, बस आप पढ़ने पर ध्यान दो। किस बुक से, बुक बता देंगे, देश भर की बुक्स हैं, किसी भी बुक से पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक समझ में नहीं आएगा। सभी बुक्स में एक ही चीज लिखी होती है। आपका बोर्ड का जो बुक होता है ना, वो भी अगर आपको पढ़ने में आ जाए समझ में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो यहां पर आके पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं। मैं कहां से पढ़ता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, उससे मतलब नहीं है। क्या पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू में दिमाग मत लगाओ, बस इतना लगाओ कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ सुनो, फालतू की चीजें नहीं करना है, सिर्फ सुनो और समझ में ना आए तब बताना, समझ में ना आए तो वो चीज पूछो, मैं वो समझाऊंगा, ठीक है। फालतू क्वेश्चन नहीं। तो किसी समबाहु त्रिभुज की वजह से शीर्ष पर रखे हैं तो निकाल लिया। अब इसके छोटा सा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसी की तरह एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी कुछ चेंज नहीं है, एक ही तरह है, वो भी उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर समबाहु था, यहां पर क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु क्या हो गया, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। भाई बनाओ जल्दी से। ये देखो, इसकी ये दोनों भुजाएं हमने बराबर मान ली। ये हो गया हमारे लिए A, ये हो गया हमारे लिए B, ये हो गया हमारे लिए C। अब इसकी ये भुजाएं दोनों आपस में हो गई बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर दिखाने का यही मतलब होता है ना, ऐसे दोनों को थोड़ा थोड़ा काट दो, मतलब जितने में ये चिन्ह लगा दिए वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब विकर्ण क्या होता है ये बताओ जल्दी से। विकर्ण कैसे खींचते हैं समबाहु त्रिभुज का, कैसे खींचेंगे? विकर्ण तो आप जानते होंगे, शीर्ष लंब तो ये हो गया। विकर्ण क्या है? अच्छा मान लो मैं शीर्ष लंब खींच देता हूं, मान लो कि मैं शीर्ष लंब खींच दिया, ये मान लिया यहां पर पहुंच गया, और इसके वजह से मान लिया ये, इसके वजह से मान लिया ये तो मैंने बताया शीर्ष लंब है। विकर्ण क्या है? जैसे अगर इसका विकर्ण की बात करें, ये आयत का विकर्ण क्या बोलते हैं, ये इसका विकर्ण है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाना, ये विकर्ण कहलाता है। तो मान लेते हैं, चलो ये विकर्ण है, मान लो ये विकर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना मान लो, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना मान लो। अब क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है ये कि विकर्ण मान लिया, अब आगे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यदि इसके तीनों शीर्षों पर 1 कूलाम माइक्रो कूलाम का आवेश है तो इसका ये विकर्ण भी है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों चीजें एक है। 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है तीनों शीर्षों पर, मतलब यहां पर रखा है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम मतलब 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम के। कूलाम में बदल के रखना है हमें, तो ये 10 की घात -6, 1 का गुणा करेंगे तो 10 की घात -6 कूलाम ही आएगा।
तो मतलब अगर यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिखा है तो हम इसको धनात्मक मान के चलेंगे, जैसा पहले बताया। तो ये हो जाएगा धन 10 के घाते -6 कूलाम। इस पर कितना आ गया 10 टू द पावर -6 कूलाम। इस पर भी कितना आएगा 10 टू द पावर -6 कूलाम, ठीक है, -6 कूलाम के। तो हर जगह यहाँ पर आवेश रख दिया भैया हमने, तीनों पर आवेश ये रख दिया। अब तीनों पे आवेश रख दिया तो बोल रहा है आवेश स्थित हो तो विकर्ण के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये विकर्ण के मध्य बिंदु पर, विकर्ण के मध्य बिंदु क्या होगा, विकर्ण का मध्य बिंदु भाई मान लो कोई विकर्ण का मध्य बिंदु, ये तीनों मैंने खींच दिया है, तीनों को मत खींचो, ठीक है, किसी एक को खींच लेते हैं, किसी एक को निकाल लो। ये मान लिया यहां पर, और ये अगर देखो ये क्या है, ये अगर 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई अगर बोल रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना कहाँ है 5 सेंटीमीटर पर। ये बिंदु मान लेते हैं ओ बिंदु है, और ओ बिंदु कितना है, ओ बिंदु से यहां तक की इसको मान लेते हैं डी बिंदु है। तो ओ से डी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और ओ से ए की लंबाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 5-5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो 5-5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब कि अब हमें क्या निकालना है, विकर्ण के मध्य बिंदु पर रख दिया तो विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें निकालना है। तो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, यहां से बस इसको खींच दो, और वही जो मैं बताया था ऊपर, क्या बताया मैंने, यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, विद्युत क्षेत्र अगर यहां निकालना हो, यहां पर तुम विद्युत बल निकाल दिए, तो विद्युत बल अगर हम निकाल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी हम निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र भी यहां पर अगर देखो तो इसके वजह से इस तरह, मतलब दिशाएं सेम आएंगी, इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा E1, इधर लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखता है E1 लिखता, इसके वजह से इधर आता है E2, E3 आ जाता, क्योंकि तीसरा आवेश है, इधर आ जाएगा E2। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी सेम चित्र बनेगा, सेम चित्र बनेगा, और निकालने का तरीका भी सेम होगा, ठीक है। तो बस वही करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइडिया मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, बस आपको करके देखना है ये हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, करके जल्दी जल्दी देखो। और चलते हैं अगले, जो अगला है ना, अगला चलते हैं, जो अगले तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर टाइम लगाएंगे तो एक ही तरह के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं, और मजेदार है, अगले पे चलते हैं, इसको आप करके देखिए, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। अगले टाइप पे चलते हैं, अगला टाइप काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है ज्यादातर, कि गॉस लॉ का जो नियम है उसका यूज करके क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो गॉस लॉ का जो नियम है उसको आपको याद रखना है कि सदैव बंद पृष्ठ के लिए लगता है। अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के, ये वर्ग का एक लिया है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, बोल रहा है 10 कूलम का आवेश रखा है। मतलब कि यहां पर बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है प्लस 10 माइक्रो कूलम का आवेश रख दिया यहां पर, इसको मान लेते हैं बिंदु O, ठीक है, बिंदु मान लिया O बिंदु पर +10 माइक्रो कूलम का आवेश रख दिया, किसके, एक भुजा के किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा के इधर ऊपर, और भुजा की लंबाई बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, इसकी भी है क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है भुजा, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है, तो 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी। अब बोल रहा है यहां से, इसके केंद्र से, किसी एक फलक से केंद्र से, इसको कैसे समझाएं, इसको मैं दिखाने के लिए आपको एक पेपर ले लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है, ये पेपर है, ये वर्ग मान लो, इसको आयत की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पेपर है, इस तरह का पेपर है। इस पर क्या हो रहा है कि ये आवेश इस तरह से रखा गया है, ऐसे पेन खड़ा है जैसे ऐसे है। अब ये पेन का यहाँ ये निब है, इसको ये बोल रहा है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर, भुजा दोनों क्या है 10-10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है। और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब ये जो पेन की नोक दिख रही है, इस नोक पर ये आवेश रखा है इस तरह से, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 माइक्रो कूलम रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब इस फलक से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब केंद्र पे रखा है ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक की ये दूरी है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये दूरी है, इसको 5 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूर भाई रख दिया गया। अब 5 सेंटीमीटर दूर रख दिया, बोल रहा है कि गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का निकालो। संकेत इसमें दिया है आपको, संकेत क्या लिखा है भाई, 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए, ये एक फलक है नीचे वाले फलक पे ऐसे खड़ा है ये, तो इसका मतलब अगर इसको केंद्र मान ले, किसी का घन का केंद्र माने, तो घन कैसे बनता है, घन ऐसे बनता है भाई, ये देखो, ये एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग इसी तरह यहां पर बनाओ, ये वर्ग हो गया, इसको मिला दो, ये क्या बन गया, ये बन गया एक घन।
अब इस फलक से ये फलक दिख रही है ना, ये वाली आपको, ये यही तो बना है ये वाला, तो यहां से लिया है 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहां से यहां तक की दूरी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, और यहीं पर ये ओ बिंदु है जो इसका घन का केंद्र है, घन का केंद्र है। मतलब अगर इसको एक घन बनाना है हमें तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक घन बना लो फट से। कैसे बनाएंगे, देखो दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। कैसे बनाएंगे, ये लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे आधा, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये ठीक है। इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, क्या बन गया, एक घन बन गया। और घन का ये हो गया केंद्र, ठीक है, ये हो गया घन का केंद्र। इसको थोड़ा ज्यादा कर दिए तो ये घन के केंद्र पे है, बीच पे ही है, ठीक है। घन के केंद्र पर बीचों बीच ये टंगा हुआ है। अब ये घन को हमने चारों तरफ से बंद कर दिया। ये अभी तक एक फलक था, इसको हमने चारों तरफ से बंद माना। बंद क्यों माना हमने, बंद इसलिए माना क्योंकि गाउस का नियम कभी भी खुली सतह के लिए नहीं लगता, और जब खुली सतह नहीं लगता तो ये तो अभी खुला हुआ था ना ऊपर की तरफ, तो इसको हमें बंद करना होगा। बंद करने के लिए गाउसियन पृष्ठ इमेजिन करना होगा, जिसको कहते हैं काल्पनिक पृष्ठ। तो एक काल्पनिक हमने मान लिया, ये क्या है, एक काल्पनिक, जिसको बोलते हैं काल्पनिक, ये हो गया हमारा काल्पनिक पृष्ठ, जिसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। क्योंकि हम खुले आवेश के लिए नहीं निकाल सकते, आवेश तो हमारा खुला हुआ था, पेज के ऊपर रखा हुआ है, ये खुला हुआ है, तो इसको खुला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हम चारों तरफ से बंद करेंगे भाई। तो एक ऐसे डिब्बा था, इसके अंदर एक यहां पर खड़ा किया, यहां पर खड़ा किया, यहां पर किया, यहां पर किया, और ऊपर से बंद कर दिया। अब आवेश कहां है, बीचों बीच, डिब्बे के बीचों बीच टंगा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। अब अगर पूरे ये बंद है, बंद, ये अगर मैं बात करूं, ये जो घन है या ये क्यूब जो है, इस क्यूब से निकलने वाला जो पूरा आवेश है, पूरा फ्लक्स है फाई, ये बताता है कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर आवेश क्यू है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के होना चाहिए। किसने बताया, गाउस ने बताया, ये होता है। लेकिन अब एक फ्लक्स से निकल रहा है, एक फलक से निकल रहा है। यहां पर कितने फलक हैं, 6 होते हैं, 6 साइड होते हैं ना। किसी घन के कितने साइड होते हैं, एक, मतलब लेफ्ट राइट कितने हो गए, 2, ऊपर नीचे हो गए 4, मतलब एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए 4, और एक सामने एक पीछे की तरफ, कितने हो गए 6। तो कुल 6 फलक हैं, लेकिन एक फलक से निकलने के लिए, तो एक फलक से निकलने के लिए तो इसको कर देंगे बटा 6, क्योंकि एक से तो निकल रहा है। अगर 6 से निकल रहा है, देखो एक बटा, मतलब क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एक फलक से, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 2 फलक से, तो इसी तरह 6 फलक से करेंगे तो गुणा कर देंगे 6 फलक से, तो पूरे के लिए निकल जाएगा। तो एक फलक से कितना हो गया, 6 निकलेगा, 1/6, तो 1/6 हो गया। अब ये हो गया इसका आंसर। अब इस सूत्र में भाई आंसर लिख दो, क्या आएगा, फाई बराबर हो जाएगा, मान रखना है बस, क्यू का मान कितना दिया है 10, ये हो जाएगा +10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को बदल लेते हैं कूलम में, तो 10 और गुणे में आ जाएगा, यहां से गुणे में आ जाएगा 10 के घात -6 कूलम, और बटे में आ जाएगा आपका 6, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.5 समथिंग, गुणे 10 घाते -12, तो ये हो जाएगा 8.5 गुणे 10 के घात -12, ठीक है। तो ये रख दो मान आप, और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है, आपका आंसर आपके सामने है। ये कितनी दूरी पर रखा है, ये फलक कितने लंबे लंबे हैं, कुछ मतलब नहीं है। गाउस कहता है बंद करो और खेल खत्म। यहां पर आप देख रहे होंगे ना तो साइड का बात कर रहा है ना तो एरिया का बात कर रहा है, ठीक है, कोई दूरी की बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना है, बस आपको बंद कर देना है। अब ये बंद है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर बंद है कि 10 सेंटीमीटर किनारे बंद है कि कहां बंद है, कुछ मतलब नहीं है। अगर कोने पर रखा होता तो बात दूसरी थी। तो यहां पर बीच में बंद है, 10 सेंटीमीटर की भुजा हो या 2 सेंटीमीटर की भुजा हो, बंद है तो आंसर इतना आएगा, बंद है तो आंसर इतना आएगा, एक फलक से निकलेगा तो इतना ही निकलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपको जो दिया था ना 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर इसकी भर की भुजाएं दे रखी हैं, तो ये आपको बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है, वो ये आपको क्वेश्चन में उलझाने की बात कर रहा है, और आपको क्वेश्चन में उलझना नहीं है, यहां से निकल लेना है, ठीक है। 8.85 समथिंग जो भी आता है इसका आंसर, 8.85 या 8.5 जो भी है, तो इसको आप रख के बस आप आंसर निकालो और आपका आंसर निकल आएगा यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे बढ़े आप, समझ में आ गई इतना, ठीक है। चलते हैं आगे भैया, ये देखो अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमने एक चीज के बारे में बात नहीं की थी, किसके बारे में बात नहीं की हमने बात नहीं की, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात नहीं की।
अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात नहीं की क्योंकि यहां पर क्वेश्चन तो आ गया वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो द्विध्रुव को समझ लेते हैं भैया क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो जब दो आवेश समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से एक छोटी दूरी पर स्थित हों। मान लो कि ये छोटी दूरी है 2r या 2l या जो भी मान लो 2a 2r 2l जो भी मानते हैं, इतनी दूरी पर स्थित है। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P, इसको लिखते हैं Q और गुणे इनके बीच की दूरी, कितनी दूरी है 2r, तो ये बराबर हो जाता है 2qr के। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया सूत्र। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश समान परिमाण के, अगर ये 2 कूलाम हो जाए और ये 1 कूलाम ही रहे तो इस तरह से द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। अगर ये एक कूलाम धनात्मक है तो ये 1 कूलाम ऋणात्मक होना पड़ेगा। अगर ये 100 कूलाम धनात्मक है तो ये 100 कूलाम ऋणात्मक होगा, तभी ये द्विध्रुव बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इनकी बीच की जो दूरी है ना, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी, बहुत छोटी दूरी पे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं द्विध्रुव की बात करूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे बात करो HCl। HCl क्या है, एक द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। इसमें क्या होता है, पानी में घोलो तो क्या बन जाता है H+ और Cl-, मतलब H+ का अणु यहाँ है, Cl का अणु यहाँ है, दोनों आपस में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं और छोटी दूरी पे होते हैं। एंगस्ट्राम में इनका आता है, इनकी दूरी देखो तो लगभग ये इनके जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्राम के आसपास आता है। 1 एंगस्ट्राम समथिंग समथिंग करके इनके बीच की दूरी होती है, बॉन्ड लेंथ जिसको बंध की लंबाई बोलते हैं। तुम देख सकते हैं इतनी छोटी होती है। मीटर तो बात ही है, मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर बहुत छोटा होता है दूरी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो पॉसिबल है, जो देखा गया है, जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, जो मिलते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फटाफट हल करो, क्वेश्चन हल करो। कितना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक वैद्युत द्विध्रुव के 2 विपरीत आवेशों के प्रत्येक का परिमाण इतना है। भाई एक यहां पर बनाओ, ठीक है, एक बना लिया हमने यहां पर। ठीक है, इसको बोल दिया 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब ये मान लेते हैं धनात्मक है और यहां से कुछ दूरी पर यहां पर हो गया ऋणात्मक, 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, मतलब 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दोनों के बीच की दूरी है 0.2 mm है। ठीक है, मिलीमीटर। अब बोल रहा है यह इतने के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यहां पर E का मान है, यहां पर हर जगह E फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और E का मान दे रखा है कितना है, E बराबर कितना है, E बराबर दे रखा है आपका 2.2 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इस पर आरोपित टार्क निकालना है। टार्क निकालना मतलब टाउ का मान निकालना है, टाउ कितना होगा। ठीक है, ताऊ नहीं टाउ, और संतुलन स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में कार्य कितना करने पड़ेगा। भाई बहुत आसान सा सवाल है। देखो टार्क कैसे निकालते हैं, जब E इधर है और द्विध्रुव मान लो ऐसे रखा है, तो इनके बीच में E का दिशा इधर है और P की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, माइनस से होती है प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की P की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो भाई मान लो ये प्लस है या ये मान लो माइनस है, माइनस आवेश और इधर प्लस का आवेश रखा है, तो किधर दोगी दिशा इधर होगी, माइनस से इधर, P की दिशा ऊपर की तरफ। तो इनके बीच में देखो कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो यही बोल रहा है ये थीटा मतलब 180 डिग्री घुमाना है। पहले ये इस दिशा में रखे हैं, पहले ये घूम के ऐसे है, मतलब यहाँ पर आवेश, ये द्विध्रुव ऐसे रखा गया है, पहले ये माइनस क्यू यहाँ रखा है, प्लस क्यू यहाँ रखा है। अब इसको घुमा के इसको उल्टा कर दो, मतलब प्लस क्यू को ला दो यहाँ पर और माइनस क्यू को घुमा को कर दो यहाँ पर। तो बताओ बल आघूर्ण का कितना होगा और कार्य कितना करना पड़ेगा, 2 चीजें पूछ रहा है। तो बल आघूर्ण देखो, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी। आवेश कितना है, आवेश है 2 गुणे 10⁻⁻6 और बीच की दूरी कितने है, बीच की दूरी है 2 mm। मतलब इसको कितने में चेंज करना है, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻3। तो यहां पर देखो 10 की घात ये हो जाएगा, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 0.2 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻3। हल कर लो, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, हल कर लो, आपका आंसर आपके सामने रखा है। इसके बाद क्या बोला है, टॉर्क। टॉर्क का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर होता है P क्रॉस E के।
यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व के लिए ये मास्टर क्लास रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो P क्रॉस E, अरे Q क्या है यार, Q आवेश है और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर टाउ बराबर P क्रॉस E। अब P का मान कितना है, P क्रॉस E, या इसी सूत्र को अगर बताऊं P क्रॉस E तो P साइन थीटा हो जाता है, P और E हो जाता है साइन थीटा के। जब ये क्रॉस का चिन्ह हटेगा, क्योंकि सदिश गुणन हो रहा है, सदिश गुणन हो रहा है क्योंकि ये भी सदिश होता है, टाउ टॉर्क लग रहा है ना, मतलब बल आघूर्ण लग रहा है, तो PE साइन थीटा। अब P का मान रख दो भाई, P का मान यहां से निकाला आएगा, रख दो। E का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, E का मान ये दिया है, E का मान ये वाला रख दो यहाँ पर, और गुणे कर दो साइन थीटा। थीटा बराबर कितना बोल रहा है, 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री, रख दो मान, आंसर आपके सामने। तो भाई ये लग गया, ठीक है। 2 मिनट और है हमारे पास, तो इसके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर बताने का तरीका हमारा क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है आपको, ठीक है, कैसे करना है ये आपको निकालना है। यहाँ पर आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मस्त सा चित्र दिख रहा है, गोला दिख रहा है, मस्त 3D, ठीक है। अब यहां पर इसका आप मान लेते हैं त्रिज्या r दिया है, ये r, ये O बिंदु है, केंद्र से r दूरी है। बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक की सतह पर इतना आवेश है। ये सतह पर, गोलीय चालक के सतह पर, ये चालक है, ध्यान देना, कुचालक आवेश, कुचालक नहीं है, इसका पदार्थ जो है गोले का वो क्या है, चालक है, चालक गोला है ये, चालक गोला पर इतना आवेश है। कितना दे रखा है आपको, Q बराबर कितना दे रखा है, 0.16 माइक्रो कूलाम, मतलब 10 की घात -6 कूलाम, ये आवेश रखे हैं यहाँ पर, इसके सतह पे फैले हुए हैं। ये बोल रहा है चालक है, ये ध्यान देना, ये चालक की बात कर रहा है। अगर ये कुचालक बोलता तो केस दूसरा हो जाता। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, चालक बोल रहा है तो सब चीजें बदल जाएंगे। चालक आवेश है, ठीक है, और ये आपके सतह पर दे दिया, आवेश वितरित है, मतलब एक समान रूप से फैले हुए, मतलब ये एक जगह नहीं रखा है। जैसे ही देंगे चालक गोले का ये गुण होता है, जैसे ही उसको आवेश दिया जाता है, वो सारा का सारा आवेश अगर आप अंदर भी दे दोगे ना, तो वो सारे के सारे आवेश आके ऊपर ही फैलेंगे। इसको सतह पे ही फैलना है। अगर एक जगह आप आवेश रखना चाहोगे तो नहीं रख सकते, क्योंकि चालक है तो आवेश क्या करेगा, हर जगह फैल जाएंगे, बराबर रूप से फैलेंगे, हर जगह फैल गए। इतना आवेश दिया और ये आवेश पूरे रूप से फैल गया। अब बोल रहा है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, और P बिंदु कहाँ है, पहले तो बोल रहा है गोले के अंदर। तो भाई गोले के अंदर देखो, गोले के अंदर कैसे निकालेंगे, गोले के अंदर देखो, मान लेते हैं यहां से इतनी दूरी पर, ये इतनी दूरी छोटी r दूरी मान लेते हैं, पहले के लिए छोटी r दूरी, छोटी r दूरी पर मान लो कि यहां पर कोई P बिंदु है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पूरे आवेश तो बाहर है, यहां पर तो आवेश ही नहीं है। तो अगर गाउस का नियम लगाना है हमें, तो क्या करना चाहिए, गाउस के नियम लगाने के लिए हमने क्या बताया था, यहां पर एक काल्पनिक पृष्ठ मान लो, काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया कि यहां पर एक काल्पनिक गोला है, मतलब इस गोले के हर एक बिंदु पर, क्योंकि r दूरी पर ही ये गोला जो है r दूरी पर बना है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसके हर एक बिंदु पर यहां पर अगर गोले पर देखें तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी समान होनी चाहिए, इसीलिए काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, और ये काल्पनिक पृष्ठ इस बिंदु से होके जाना चाहिए, ये खींचने का तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अंदर देखो, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर क्या आवेश है, यहां पर आवेश, यहां पर देखो तो Q बराबर क्या है, 0 है। तो भाई पहले के लिए अगर हम आंसर लिखें तो पहले के लिए क्या होता है, फाई होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का मान 0 हो गया तो मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि Q का मान तो 0 है, अंदर तो Q आवेश है ही नहीं, सारे के सारे तो ऊपर रखे हुए हैं, तो ऊपर रखे हुए हैं तो इसलिए 0। तो अंदर गोले के अंदर जो E का मान होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है बताओ, फाई के साथ E बराबर क्या होता है, फाई बराबर, ये 2 सूत्र होते हैं ना, देखो फाई के 2 सूत्र है, तो गाउस का नियम वाला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है फाई बराबर E और A के, ठीक है। अगर इस छोटे वाले गोले की मान लेते हैं एरिया A है, तो E हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो E बराबर यहां से निकल आ जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर Q बराबर 0, तो मतलब E बराबर कितना आ गया, E बराबर आ गया 0 के। यह आपका हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है, पहले के लिए सॉल्व हो गया। दूसरा निकालो भैया, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कहां निकालना है, दूसरा बोल रहा है गोले के ठीक बाहर, मतलब सतह पे, मतलब r दूरी पर, जो इसकी त्रिज्या है, r त्रिज्या है अगर इसका, तो r त्रिज्या मतलब r दूरी पर निकालना है। तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे क्या होता है, गुणे होता है Q, किसके वजह से निकाल रहे हैं, पूरे आवेश कितने हैं Q,
पूरे आवेश हो गए q बटे में कितना, दूरी कितनी है r, तो r का वर्ग ऐसे निकाल सकते हैं या वहां से भी आप निकाल सकते हो, दोनों चीजें सेम आएंगी। ठीक है, a का मान यहां पर रख देंगे, a का मान अगर पूरा a यहां पर देखें तो a बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो भाई 4 पाई r स्क्वायर रखोगे, यही आंसर, यही सूत्र बनेगा आपका, रख के देख लो। आवेश तो क्यू है ना, पूरा आवेश हमने मान लिया, यहाँ पर बड़ा क्यू लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्यू लिख सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पर छोटा क्यू लिख दो, चाहो तो आप छोटा क्यू लिख दो यहाँ पर, तो छोटा क्यू लिख दो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटा क्यू मान लो, एक ही चीज है। ठीक है, इसको मान लेते हैं छोटा क्यू है, क्योंकि हमने छोटा क्यू माना है तो छोटा क्यू मान लो, ये हो गया छोटा क्यू। आपका ये सूत्र हो गया। अब इसका मान आपको पता है, ई बराबर लिखो, ई बराबर इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, फिर गुणे आएगा, क्यू का मान कितना दिया है 0.16 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की घात -6, बटे में करो कितना आएगा आर का वर्ग, आर बराबर किया दिया है क्या, त्रिज्या हाँ दे रखा है, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 और गुणे 10 की घात -2 का होल वर्ग, और ये होगा आपका आंसर। निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने है, जैसे ही आप इसको गुणा कर लोगे आपका आंसर आपके सामने है। कहां पर निकाल रहे हैं, आर त्रिज्या पर, आर दूरी पर निकाल रहे हैं, तो इसको ई आर लिख लो। ठीक है, और इसको इस छोटा आर लिख लो, छोटे आर पे निकाले था, तो छोटे आर पे 0 मतलब अंदर की तरफ 0 होगा, बाहर की तरफ कितना होगा, ये होगा, मतलब सतह पे ये होगा। अब तीसरा बोल रहा है कि कितनी दूरी पे निकालना है, 18 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है, 18 सेंटीमीटर मतलब गोले से बाहर, तो ये देखो ये नीली वाली लाइन गोले से बाहर, ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लाल वाला जो डॉट 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 ये गोला खींचा है, क्यों खींचा है, ये गाउसियन पृष्ठ है, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, तभी हम गाउस का नियम लगा रहे हैं, क्योंकि गोला तो खुला है, पूरा गोला खुला है तो लगा नहीं सकते, गोला खुला है लगा नहीं सकते, तो इसको हमने बंद कर दिया एक काल्पनिक पृष्ठ से और यहां पर निकाल लिया इसका। ठीक है, तो बंद के लिए जल्दी बाहर के लिए निकाल लेते हैं, कितना होगा, बस छोटा सा यहां पर बचा हुआ है, देखो क्या है, बाहर के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो बाहर के लिए हम क्या लिखेंगे, बाहर के लिए आर दूरी पे हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो बाहर है, ये वाला यहां से यहां तक जब निकाल रहे हैं, यहां पर पी बिंदु अब हो गया, यहां पर निकालना है हमें, इसकी दूरी मान ली हमारा, मान लो कि ये आर डैश दूरी है, छोटा वाला आर डैश दूरी है, तो आर डैश पे निकालो तो क्या होगा, ई बराबर आ जाएगा, ई आर डैश पे निकाल रहे हैं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे होता है आवेश कितना है, आवेश है क्यू, पूरा दूरी कितनी हो गई आर डैश, तो आर डैश का वर्ग, भाई इसमें मान रख दो, आपका आंसर सामने है, क्या होगा, इसका मान होगा 9 गुणे 10 की घात 9, गुणे में आ जाएगा क्यू, क्यू कितना है, फिर से वही चीज 0.16 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -6, और बटे में आ जाएगा कितना, बटे में आ जाएगा 18 सेंटीमीटर दूर निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां से आर डैश का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर मतलब 18 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग। बस आपका आंसर आपके सामने, ये हो गया आपका आज का लेक्चर, जिसको मास्टर क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं सरल से सरल तरीके से, ट्रिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहो, डाउट नोट पे अपने डाउट